सो पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करेगा? एक रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे करेगा। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, या फिर डिडक्टर यानी कि टीडीएस डिडक्टर पे करेगा। तो ये बातें थी क्या कि पेमेंट ऑफ टैक्सेशन जो है यानी कि जिसकी लायबिलिटी बनेगी वो पे करेगा, ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट इज द अमाउंट यूटिलाइज फॉर पेमेंट फ्रॉम द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर विल बी शोन इन जीएसटी पीएमटी 1 यानी कि जीएसटी पेमेंट 1। क्या कह रहा है? अमाउंट को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा फ्रॉम द बैलेंस, जो आपका बैलेंस है किस में, ईसीएल में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है ये एक, और कैश लेजर होता है। आप क्या करते हो जब आप टैक्स पे करते हो तो ये डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है आपके किस में, ईसीएल में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। उसके थ्रू जो पेमेंट होगी वो कट जाएगी। ठीक, एक तरीके से बात की जाए तो पेटीएम और किस तरीके से काम करेगा, पेटीएम या फिर फ़ोनपे की तरह। आप क्या करते हो, वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो अपने बैंक से, देन आप उसके थ्रू पेमेंट करते हो, है ना। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ कुछ बातें हैं सेक्शन 49(1) की, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात कर रहा है, यानी अभी मैंने जो बात बताई है कि जो भी आप पेमेंट करोगे, वेदर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है, आपका पेनल्टी है, या कोई फ़ी है, या टैक्स है, वो क्या होगा, सबसे पहले क्रेडिट हो जाएगा आपके ईसीएल अकाउंट में, देन वो मेंटेन होगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक। नेक्स्ट 49(2) की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आईटीसी क्रेडिट टू ईसीएल। आपको आईटीसी लेना है, आपने सेल्फ असेसमेंट की है, तो वो बैलेंस क्या होगा, आपको ट्रांसफ़र करना होगा किस में, ईसीएल में। यानी कि अगर आपको आईटीसी मिलता है तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली ईसीएल लेजर यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन आप फर्दर जब टैक्स पे करोगे तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आइडेंटिफाई करेगा कि इस जगह पर आईटीसी मिलना चाहिए आपको। देन वो क्या करेगा, फर्दर प्रोसीड करेगा, यानी कि उतने का आईटीसी देकर उस बैलेंस में, यानी कि जो आपके लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको इन दी फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा कि हाँ जी आपने इतना टैक्स पे किया, ये लो कैश लो, रिटर्न ये कैश ले लो। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है कि जो बैलेंस है, लाइक आपने 10,000 पेमेंट की है और आपको 2,000 का आईटीसी मिला है, तो वो 2,000 रुपये आपके ईसीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फर्दर आप कभी लेते हो, फर्दर आप कभी पेमेंट करते हो, तो वो 2,000 क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा अगर आपको कहीं और आईटीसी मिल रहा होगा तो। ठीक, तो ये एक बेनिफिट है, यहाँ पर टैक्स में हमें रिलीफ मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक लेजर की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर है वो 3 टाइप से है, 3 टाइप्स के लेजर्स हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और कि आप सिर्फ ये 1 पेज में वो बातें लिखी हुई हैं जो इस बुक में है, यानी कि इस 1 पेज से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या याद करना है, और बहुत ज़रूरी है जो कि याद करना। ठीक, तो मैंने यहाँ पर जितना कवर्ड हुआ है मैंने कवर किया है, और जैसे सेक्शन 49 की बातें आपको ध्यान रखनी है, या ये 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते हैं, ये बातें ध्यान रखनी है। तो आप इसको देखेंगे तो और क्वेश्चन अराइज करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा, आपको ये पता लगेगा कि हाँ हमने एक्चुअली में पढ़ा क्या था और ये है क्या। रिवीजन पर्पज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 1 पेज नोट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात करो तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी या कोई फ़ी, अदर फी पे करते हो, तो ये क्या होता है कि उस पेमेंट जो है आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑलरेडी इसमें क्रेडिट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा, लाइक फ़ोनपे में करते हो आप, वॉलेट में डालते हो पैसे, तो फिर अमाउंट जो है जो आपके वॉलेट में है वो अमाउंट यूटिलाइज होगा फॉर टैक्सेशन पर्पज़ के लिए। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। अब बात आती है क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है कि आईटीसी का आपने कोई सेल्फ असिस्ट किया है तो वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि इस पेमेंट को यूटिलाइज कैसे किया जाए। इस पेमेंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आउटपुट टैक्स पे करने में या फिर आईजीएसटी की गुड्स और सर्विस पे करने में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। ये एक ऐसा लेजर है जिसमें आपकी लायबिलिटी को बताएगा कि आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है, ठीक है। वो शो कर देगा आपको कि इतनी टैक्स लायबिलिटी है आपकी, ये रिकॉर्ड हो जाएगी आपके बुक में। अब यहाँ पर एक सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि ये सेक्शन 49(5) मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप छोड़िएगा मत इसको। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप आईटीसी किसको, जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा सेट ऑफ करते हैं, किससे सेट ऑफ करते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक सिचुएशन है कि टैक्स का सेट ऑफ किससे किससे हम करेंगे। यानी कि हमारे पास तो है बहुत सारे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी है, लेकिन किससे करेंगे, है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। सबसे पहले आईजीएसटी की बात करते हैं। तो आईजीएसटी का ऑफसेट, यानी कि ऑफसेट ऑप्शन अवेलेबल अगेंस्ट, किससे आप कर सकते हैं। आप उसके लिए आईजीएसटी से भी कर सकते हैं, सीजीएसटी से भी कर सकते हैं, एसजीएसटी के से कर सकते हैं और यूटीजीएसटी से, यानी कि चारों से कर सकते हैं, ठीक, चारों से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ यहाँ पर कोई वो नहीं है, आप इक्वली सीजीएसटी और एसजीएसटी से ले सकते हैं आईजीएसटी का क्रेडिट ना। और यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट अवेलेबल में डैश है, क्योंकि यहाँ पर देखो हर से मिल रहा है, हर एक से मिल रहा है, तो कोई यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। अब बात आती है सीजीएसटी। सीजीएसटी का ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हो किससे, सीजीएसटी और आईजीएसटी से ओनली। सेट ऑफ किससे करोगे, सीजीएसटी और आईजीएसटी से। किसके लिए नॉट अवेलेबल, किसके लिए, एसजीएसटी जो बचे हुए हैं उसके लिए नहीं हुए। ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप सेंट्रल से करोगे, देन आईजीएसटी से करोगे। इसी तरीके से एसजीएसटी का एसजीएसटी से, आईजीएसटी से के, यानी कि अपोजिट है देखा जाए तो। सीजीएसटी का आप एसजीएसटी से नहीं कर सकते और एसजीएसटी का सीजीएसटी से नहीं कर सकते। बाकी कॉमन क्या है, आईजीएसटी है। सेम उसी तरीके से नॉट अवेलेबल और ऑर्डर क्या होगा, पहले आप एसजीएसटी से करोगे फिर आईजीएसटी से करोगे। देन यूटीजीएसटी की बात होती है तो ओबियसली यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि यूटीजीएसटी का हम सीजीएसटी और एसजीएसटी से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक। फिर यूटीजीएसटी और आईजीएसटी ये ऑर्डर होगा, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, क्या, वही वाली लाइन की आईजीएसटी का क्रेडिट आप इक्वली बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और एनी प्रोपोर्शन जो भी आपको लगे सुटेबल उससे कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पेज की। पेज नंबर 0 था, ये अब आ गया हमारा पेज नंबर 1, ओके। अब यहाँ लिखा है मैंने कि आईटीसी स्टेट का, तो आईजीएसटी इफ सीजीएसटी नॉट अवेलेबल, तो आप क्या करोगे, आईजीएसटी से ले सकते हो अगर सीजीएसटी नॉट अवेलेबल है तो, ठीक है। आईटीसी ले लो आप आईजीएसटी से। इसी तरीके से मैंने यूटी का लिखा है, यूटीजीएसटी का आईटीसी ले सकते हो आप किससे, आईजीएसटी से इफ सीजीएसटी नॉट अवेलेबल, ओके। वहाँ पर दो बातें थी किसकी, सेक्शन 49(5) की और 49(5) मतलब ई और एफ की। तो सिंपल सा वही बता रखा है कि आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो सेंट्रल टैक्स का स्टेट से, और स्टेट का किससे, सेंट्रल या यूटी सॉरी सेंट्रल स्टेट टैक्स का यूनियन टेरिटरी टैक्स से, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 49A पर। सेक्शन 49A में मैं आपको सिंपल सा बता दूं, एक रूल है 88A जो कि यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, इसके बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ यूटिलाइजेशन है आईटीसी को लेकर ही कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे आप, ठीक। अगर वो इनवर्ड सप्लाई है तो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, तो सीजीएसटी अलाउड हो जाएगा, एसजीएसटी नॉट अलाउड, आईजीएसटी अलाउड हो जाएगा। रिमार्क सीजीएसटी और आईजीएसटी से आप ले रहे हो, सिंपल। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी नॉट अलाउड है यहाँ पर, सीजीएसटी एसजीएसटी अलाउड होगा, आईजीएसटी अलाउड होगा, वही यानी कि देखा जाए तो ऑल ओवर वही निकल के आ रहा है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आईटीसी ये रूल फॉलो करोगे 88A के लिए। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं आपकी मॉड्यूल में, तो ये एक बार अगर आप देख लेंगे तो बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे एग्ज़ाम पर्पस के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम पर्पस के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आध मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए यहाँ पर कुछ सेक्शन और भी हैं। सेक्शन 49
6, 49, 7, 49, 8। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सेक्शन 49 6 है, सेक्शन 8 और 7 और 8। तो एक्चुअली में ये है क्या, देखिए सिंपल सा मैं बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑर्डर की ही बात कर रहा है, यानी कि आप किस तरीके से ECL में सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे, देन आप लायबिलिटी बताएं, ये मतलब लायबिलिटी है, फिर ECL है, फिर कैश, इस तरीके से फॉर्म होगा। यानी कि आपको क्या करना है, ऑर्डर मेंटेन करके रखना है कि आपके पहले क्या करोगे, लायबिलिटी बनाओगे कि लायबिलिटी कितनी है। ओके, अब तो यही वो बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है क्या, कि फर्स्ट सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न। जो भी आपका सेल्फ असेस किया है सबसे पहले आप वो लिखोगे, फिर उसके बाद सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ द करंट टैक्स पीरियड का जो है वो लिखोगे, यहाँ प्रीवियस पीरियड का करंट का लिखोगे, फिर एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर इज एक्ट और द रूल्स देयर अंडर इंक्लूडिंग द डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 एंड और सेक्शन 74। कोई और अमाउंट है तो भी उसे यहाँ पर लिखना होगा आपको। इट मीन्स टैक्स ड्यूज़ और अदर ड्यूज़ की बात कर रहा है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लोगे बुक से। इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस भी है, वो भी आपको समझ लेने हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों का इसका न्यूमेरिकल जो है वो अलग से इसके बाद तुरंत, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए आज करा रहा हूँ पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके बाद ही मैं न्यूमेरिकल का डाल दूंगा ये चैप्टर 1। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरीके से आपको ये करना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब बात आती है कि सेक्शन 49A में और सेक्शन 49B की बात आती है। तो यहाँ पर है क्या एक्चुअली में, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है यूटिलाइज की, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक, यूटिलाइजेशन होगा, और नेक्स्ट वाले जो बी फॉर्म में है वो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में बात की जा रही है कि अगर इस प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा तो ITC को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेक्शन 50 की। सेक्शन 50 में क्या बताया गया, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर डिलेड पेमेंट हो रही है सेक्शन 51 में तो आपका टैक्स प्रोविजन जो है वो सेक्शन 50 का है, और 51 में बताया गया क्या कि 18% का आपको टैक्सेशन लगेगा। टैक्स रेट जो होगा वो डिलेड पेमेंट पर 18% पर एनम के हिसाब से लगेगा। नाउ सेक्शन 50 और सब सेक्शन 3 है जो टैक्सेबल पर्सन हु मेक्स अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और अनड्यू और एक्सेस और रिडक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको 24% का पर एनम, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, यानी कि डिलेड पेमेंट करोगे तो ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी आपको, ये डिलेड पेमेंट पर इतने रेट से देना पड़ेगा, ध्यान रखने बात। तो गाइस यहाँ पर जो है पेज जो है छोटा पड़ गया, बस थोड़ा सा और है, एक पेज का बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो बना दिया, मैंने सोचा बना लेता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अब इंटरेस्ट किस केस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, देखो सिंपल सी बात कहूँ मैं तो, एक तो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उनके लिए मोस्टली काम अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो बात आती है क्या, कि एक्साइज ड्यूटी अगर पे कर रही है आपने तो नो इंटरेस्ट इज पेबल इफ एक्साइज ड्यूटी इज पेड वॉलेंट्री बाय SSC। वॉलेंट्री पे कर रहे हो एक्साइज ड्यूटी तो पे नहीं करना होगा। और इन दी फिर से वही बात आती है, ड्यूटी की वन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में कर रहे हो तो भी नहीं पे करना होगा। ओनली एडजस्टमेंट फ्रॉम वन टू अनदर, एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी कि हाँ जी ये एडजस्टमेंट हुई है। अब बात आती है यहाँ पर सेक्शन 54(12) की। देखिए क्या कहा गया कि रिफंड की बात कर रहे हैं, रिफंड ऑफ टैक्स लेटर फाउंड एलिजिबल, यानी कि आपने एप्लीकेशन दी है रिफंड के लिए, अब बाद में पाया जाता है क्या कि आप एलिजिबल हैं पेड करने के लिए। ठीक है, यानी कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप बल्कि और पे करोगे, तो आप है ना उस टाइम से लेकर इंटरेस्ट पे करोगे पर एनम के हिसाब से 6% का, यानी कि जितना टाइम लगा है ना, आपने टाइम लगा दिया है कि हाँ एप्लीकेशन दिया, ये दिया, इतने दिन लग गए, तो 6% पर एनम के हिसाब से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे उस पर। और ये जो टाइम है आपका 60 डेज़ का होना, 60 डेज़ के अंदर अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है, और 6% का इंटरेस्ट पे करना होगा। और फिर जो हमारी अथॉरिटी है अपीलेंट अथॉरिटी, उसके रिगार्डिंग भी आप 60 डेज़ ही टाइम मिलेगा, विदिन 60 डेज़, बट यहाँ पर 90% का टैक्स देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो क्या, यहाँ पर एप्लीकेशन दी आपने दोनों में, और यहाँ पे है जो बात की गई है क्या कि अगर रिफंड जो है ऑर्डर कर दिया अथॉरिटी ने कि हाँ जी दे दो, लेकिन अभी आपको पेड नहीं किया गया तो विदिन 60 डेज़ में पे हो जाना चाहिए, अदरवाइज 6% का इंटरेस्ट पेबल
होगा। और यहाँ पर एक बात है कि नो रिफंड इज ग्रांटेड, सेक्शन 54(14) में क्या कहा गया है कि ग्रांटेड नहीं होगा इफ रिफंड अमाउंट इज लेस देन 1000 है तो, सिंस नो रिफंड नो इंटरेस्ट। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 54, यानी कि 54 के ही एक्सप्लेनेशन है 2 में। देखा जाए तो क्या क्या है एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है, डीम्ड एक्सपोर्टेड मान लिया जाएगा, सर्विस एक्सपोर्टेड है, डिक्री ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, रिफंड यूटिलाइजेशन आईटीसी, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेशन, और एनी केस द डेट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये छोटी सी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप एक बार क्या करना है, आपको एक बार बुक में जाकर देख लेना है, इनको पढ़ना है अच्छे से, ठीक। जब आप ये पढ़ेंगे और इस पेज को देखेंगे ना, तो आप इस पेज को क्या करेंगे कि इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक। पेज को ओपन करेंगे और देखेंगे कि पहले हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रजिस्टर ऑफ पर्सन, पढ़ा कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल है टैक्स के लिए। देन हमने पढ़ा 49(1) में क्या बातें थी, 49(2) में क्या बातें थी। अच्छा, ECL यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ लेजर हैं, वो कौन कौन से हैं, कैसे मेंटेन करना है, IGST जो हमारा ITC है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट किस रेट से पे होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ऑल ओवर जो ये है कि आपको एक बार बुक को ओवरव्यू ज़रूर देना है, ठीक है। आपको बुक का जो ओवरव्यू है वो ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक। अदरवाइज़ फिर आप देखते रहोगे कि बस आप फिर यहाँ जनरल सा फॉर्म है, आप बस ये इतना ही समझ पाओगे जितना ही लिमिट है यहाँ पर, ठीक। तो आप बुक को ज़रूर देखना एक बार। सो थैंक यू।